नमस्ते सर। मैं सर ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारे देश का किसान है, वो आज की तारीख में जैसे कि केमिकल फार्मिंग कर रहा है अपना, अगर बहुत सारे वीड्स हो रहे हैं खेत में तो वो वीडीसाइड डाल रहा है, फंजीसाइड डाल रहा है, कीड़ों को मारने की दवा डाल रहा है, वो उस पे ही निर्भर हो गया है सर पूरी तरीके से। और जैसे कि हमारे यहाँ पे अब जो सरकार है वो बढ़ावा दे रही है अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को। तो सर जैसे कि हम तो उसमें अपनी उत्पादकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा किसान है उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है खेत की, वो कहीं न कहीं बहुत कम हो गई और जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है। तो सर हम किस तरीके से, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, यूट्यूब में चैनल भी चलाते हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे करें, इससे उत्पादन बढ़ेगा, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही हैं तो उससे वो भी कंट्रोल में होंगी, लेकिन सर हमको कोई एक तरीके से सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। कहीं न कहीं लोग अपना एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए इस तरीके की वीडियोज़ बना रहे हैं उस माध्यम से कि हम लोगों तक ये चीज़ें अपनी बेचेंगे। लेकिन हमको सर किस तरीके से अपनी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे किसान आज की डेट में उनके फेस पे मुस्कुराहट भी आए और वो स्वस्थ भी रहें, बीमार हो रहा है जो इंसान वो भी ना हो, सब अच्छे से चले। उसमें सर आप थोड़ा हमको जानकारी दें। देखो, कृषि जो है बेसिकली एग्रीकल्चर हाँ जी। एग्रीकल्चर का जो प्रारंभिक निवेश है वो सॉइल है। जी। किसान कोई भी क्रॉप बोए, वो चाहे खाद्यान्न की फसल बोए, दलहन बोए, तिलहन बोए, वेजिटेबल बोए, फ्रूट्स के आर्चर्ड लगाए या फ्लावर की खेती करे, मेडिसिनल खेती करे, तो हम सब लोगों को एक चीज़ समझनी है, देश की नीतियों को भी, बुद्धिजीवियों को भी, किसान को भी। जैसे मैं कहता हूँ कि जीवन का जो आधार है वो कृषि ही है। कृषि अगर नहीं होगी तो जीवन नहीं चलेगा। जी। तो कृषि का आधार क्या है? तो कृषि का आधार है भूमि और जलवायु और बायोडाइवर्सिटी। एग्रीकल्चर, रिच एग्रीकल्चर, जिसमें किसान को बहुत फ़ायदा हो, उसकी कोई कास्ट न लगे, ना उसको फर्टिलाइज़र डालने पड़ें, ना उसके खेत में कोई कीड़ा लगे, ना उसकी फसल में कोई बीमारी लगे, ना उसके खेत में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े, जी। ना उसको उन्नतशील बीज तलाशने पड़ें और खेती हो जाए। जैसे बहुत साल पहले जब एक देश में एग्रीकल्चर की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जी। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जी। तब हमारे देश में खाद्यान्न बहुत था। अब यहाँ पर होता क्या है कि लोग 1950 का डाटा लेके चलते हैं कि 1950 में देश में खाद्यान्न की कमी थी, फिर हरित क्रांति आई, इसलिए हमको हाई यील्डिंग वैरायटी लॉन्च करनी पड़ी, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना पड़ा रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से, फिर बीमारियां लगी, फिर फंजीसाइड आया, फिर इंसेक्ट लगे, इंसेक्टिसाइड आया, फिर खरपतवार उगे, वीडीसाइड आया, फिर ट्यूबवेल लगे, नहरें निकली। ऐसा हम एक चीज़ कहते हैं देश के किसानों से कि अगर मैं किसी भी विषय को आधार से ले लूँ, किसी भी समस्या या विषय की जड़ पर जाऊं तो हमें समाधान मिलता है। हम तत्कालिक किसी चीज़ का निदान चाहेंगे तो हम और फंसते चले जाएंगे। जैसे देश का किसान आज, मेरी तो सरकारी सेवा में 38 साल हो गया और 38 सालों में मैंने देखा किसान फंसता 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 चला जाए। जैसे जब मैं सेवा में आया था तो 1 एकड़ खेत में जब कोई गेहूं बोता था तो 20 किलो यूरिया डालता था, आज वो 70-80 किलो हो गई। डीएपी वो 10 किलो डालता था, आज वो भी 50-60 किलो हो गई। पहले बीमारियां कम लगती थी, यदा कदा कोई व्यक्ति कभी स्प्रे मारता था, आज तो स्प्रे मारना ही मारना। अब तो तय हो चुका कि बीमारी आनी ही है और फंजीसाइड डालना ही है, इंसेक्ट लगने ही है और इंसेक्टिसाइड डालना है। हमारे खेती के बीच में ये चीज़ें आवश्यक जैसी हो गई कि ये आवश्यक ही है। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं लाएंगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा, ऐसा मानना है। तो देश के किसान प्राकृतिक खेती कैसे करें,
रसायनों से कैसे बचें, जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई है वो कैसे डिक्रीज हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और उसको 2 पैसे का लाभ दिखाई दे। जो भोजन मैं खाऊं उसमें टेस्ट भी हो, उसमें स्वास्थ्य की गारंटी भी हो, लोग बीमार ना हो, देश का किसान जो कर्ज में डूबा हो कर्ज से मुक्त भी हो जाए। इन सब चीज़ों के समाधान के लिए हमको 3 विषयों को समझना है, केवल 3 विषय। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी फसल आप बोएंगे, कहाँ बोएंगे? सॉइल में बोएंगे। आपने एक विषय छेड़ा कि जब भी कोई नेचुरल फार्मिंग की बात करता है तो समथिंग कुछ सेल करने की जुगाड़ में रहता है, कुछ मेरा बिक जाए। स्वार्थी लोग हो गए ना। हाँ जी सर। सारे लोग स्वार्थी हो गए, सबको अपनी अपनी पड़ी है। हाँ जी। तो मैं किसान को, देश के किसानों से अक्सर निवेदन करता हूँ कि खेती के आधार में सॉइल है। पहला जो मैंने 3 चीज़ें बताई, पहला है खेती के बेस में सॉइल है। हाँ जी। क्योंकि आप सोचते हो कि मैं केला की खेती करूं, केला को बहुत पोषक तत्वों की ज़रूरत है और आपने ऐसी सॉइल में केला लगाया है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है। अब जिस सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है वो केला बोना चाहता है, कपास बोना चाहता है, गन्ना बोना चाहता है, धान लेना चाहता है, गेहूं लेना चाहता है, तो नो डाउट इन क्रॉप की चूंकि पोषक तत्वों की डिमांड ज़्यादा है और सॉइल वो डिमांड पूरी करने में असमर्थ है, तो फिर मुझे केमिकल फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। अब किसान को ये कोई नहीं सिखाता कि आपको अगर केले की खेती करनी है तो सॉइल में 2-3 साल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के बारे में सोचो, ये कोई नहीं बोलता। सब लोग क्या बोलते हैं, अच्छा केला करना है तो केले को 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फेट, इतना किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ेगी। उस हिसाब से बेचारा वो बाजार से जो है फर्टिलाइजर लेके आता है, केले में डालता है। वैज्ञानिक भाषा में पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वैसे तो आज 21 पोषक तत्वों की बात आ गई है, लेकिन मैं 16 ही मान के चल रहा हूँ। 16 में 3 तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, जलवायु से मिल जाते हैं। 13 की जरूरत है। 13 में आज किसान, देश का 90% किसान तो केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही डाल रहा है। 90% किसानों ने भी पोटास नहीं देखी। 10% में से 5% लोग कुछ पोटास का भी यूज कर रहे हैं और 5% किसान ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी उपयोग कर रहे हैं, मतलब आयरन का, जिंक का, सल्फर का, ऐसा। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 पोषक तत्वों की बात हो रही है। 2 पोषक तत्व 90% किसान यूज करते हैं और 6 की जब बात करते हैं तो उसमें 10% लोग हैं जो 6 पोषक तत्व यूज करते हैं। 13 में से 6 पोषक तत्व यूज करना, आज भी 7 पोषक तत्व पता नहीं है, बाजार में मिलेंगे भी नहीं। ठीक है ना। मैं कहता हूं कि पोषक तत्वों का जो विज्ञान है वो है कि सॉइल में ह्यूमस की मात्रा रिच करो, फिर 16 हो चाहे 21 हो चाहे 100 हो, क्योंकि पूरा जो साइकिल है, इकोसिस्टम है, उसमें इकोसिस्टम में सॉइल में अगर ह्यूमस रिच है तो नो नीड फर्टिलाइजर, किसी भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सत्य अगर किसान जान जाए या हम सब लोग मिल कर के, जो एक्सटेंशन की लॉबी है, जो वैज्ञानिकों का पूरा टीम है, अगर किसान को कहें कि भाई आप सब लोग मिल करके अपनी सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाओ और ह्यूमस की मात्रा ऐसे बढ़ती है, ये करना पड़ेगा। तो ह्यूमस की मात्रा की बात बढ़ाने की कोई इसलिए नहीं करता है क्योंकि खेती में बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स आ गए हैं। केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, पेस्टिसाइड बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, जो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, बोरिंग का सामान बेचने वाली इंडस्ट्री हैं। अगर किसान खेती का सत्य जान जाएगा तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक है ना। मैं निवेदन क्या करता हूँ किसानों से, अक्सर मैं तो हर रोज़ बोलता रहता हूँ इसी प्रकार की भाषा
कि आज का जो बैनर मैंने लगाया है ये, इसमें लिखा है प्राकृतिक खेती और दो चीज़ें लिखी हैं, मतलब भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ाएं जी। और भूमि एवं भूमि के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी कैसे ठीक करें। दो ही काम करने किसान को। हाँ जी सर। हम सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़ाएं। तो जब ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने की बात आती तो मुझे जानना होता है आखिर ह्यूमस है क्या। जैसे अभी मैंने कहा ह्यूमस बढ़ाओ, तो बहुत सारे किसान कहेंगे साहब ह्यूमस क्या होता है। जी सर। तो मैं किसानों से कहता ह्यूमस एक वह पदार्थ है जो आपके खेत से, खलिहान से, पशुओं के मलमूत्र से निकलने वाला जो वेस्ट है, वो कचरा, और उस कचरे में सूक्ष्म जीवों की मात्रा, कचरा, कार्बनिक पदार्थ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी डेड सेल, तीन चीज़ों को मिला के ह्यूमस बनता है। तो सॉइल में, मिट्टी में, जैसे किसी का 1 हेक्टेयर का खेत है यानी 2.5 एकड़, तो 2.5 हेक्टेयर की जो 6 इंच की फर्टाइल सॉइल जिसको बोलते हैं, 6 इंच की ज़मीन में हम खेती करते हैं, तो 6 इंच की फर्टाइल सॉइल में 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर की 6 इंच की मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल के आसपास होता है। अगर 1% ह्यूमस होगा तो 200 कुंटल ह्यूमस होगा। अभी जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो ह्यूमस की मात्रा 0.3% निकलती है। ठीक है ना। रियलिटी ये है कि जीवांश कार्बन, ह्यूमस को आप वैज्ञानिक भाषा में जीवांश कार्बन बोलने लगे, यानी कि जीवांश मरे हुए जीवों का अंश और कार्बन लिविंग नहीं है। ह्यूमस शब्द में हमारे लिविंग भी हैं और डेड लिविंग भी है और कार्बनिक पदार्थ, इसको ह्यूमस बोलते हैं। तो सबको पता है कि जब हमने अब किसानों को बरगला करके कि रोग लगा है, कीड़ा लगा है, दीमक लगा है, खरपतवार हैं, इनको मारो, तो हम जब सिस्टेमिक कोई पेस्टिसाइड डालते हैं सॉइल में, तो सॉइल में केचुआ, दीमक, गुबरैला, व्हाइट ग्रब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब मर जाते हैं। तो ये तो तय है कि सॉइल में लिविंग इकाइयाँ नहीं हैं। लिविंग इकाइयों के जो डेड पार्ट हैं वो कुछ समथिंग हैं, तो वो तो हो गया जीवांश। समथिंग कुछ ना कुछ कार्बनिक पदार्थ भी है, तो जीवांश कार्बन तो सॉइल में, बट ह्यूमस नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ह्यूमस और जीवांश कार्बन एक ही चीज़ है। तो चलिए 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, और है कितना, 0.3। तो नेचुरल फार्मिंग में किसानों को ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी है, तो दो काम करने हैं। जैसे पहले 100 साल पहले ये ह्यूमस की मात्रा हमारे ज़मीनों में 0.7 के आसपास हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हर खेत की बढ़िया बढ़िया मेड़ें थी, तो बारिश का पानी बरसता था, तो एक तो मॉइस्चर, जीवाणुओं का जो कार्बनिक पदार्थ खेत में समथिंग फसल काटने के बाद बच गया है, उसके डिकम्पोजिशन का काम सूक्ष्म जीवाणु ही करते हैं, और वो तब करते हैं जब सॉइल में मॉइस्चर होता है। अब चूंकि मेड़ें कट गई, मेड़े से लोगों ने जोत लिया, ख़त्म कर दिया, तो बारिश के सीजन का पानी जो बरसता है वो बहुत तेज़ी के साथ बह करके खेतों से बाहर जाता है। जब पानी बहता है तो जो जीवाणुओं ने जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा था वहाँ पर, समथिंग कुछ बनाया था, ह्यूमस, कार्बन फार्म हुआ था और लाइट वेटेड है वो, तो ऊपरी सरफेस से जब पानी रन ऑफ करता है तो ऊपर जितना भी कार्बन होता है बह के बाहर चला जाता है। तो जिस किसान को ह्यूमस बढ़ाना है, जीवांश कार्बन बढ़ाना है, तो पहली शर्त है कि खेत की वो 2 मेड़ें, 3 मेड़ें, 1 मेड़ जहाँ से पानी बह करके बाहर निकलता है, वो मेड़बंदी उसको करनी पड़ेगी। ताकि अभी मैं ह्यूमस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, पहले ह्यूमस का लॉस तो रोको। ठीक है ना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड निकल रहा है और काफ़ी ब्लड निकल चुका है, अब उसको ब्लड चढ़ाए जाने की ज़रूरत है,
तो पहला काम होता है कि ब्लड की ब्लीडिंग बंद करो, बंद करेंगे। पहले ब्लीडिंग बंद करो तब ब्लड चढ़ाओ, हाँ जी। तो फायदा करेगा। नहीं पता चला ब्लड निकलता जा रहा है और ब्लड चढ़ाए जा रहे हो, ठीक है ना। सही। तो देश के किसानों को अपने खेत की मेड़बंदी करनी ही पड़ेगी। जहाँ से पानी निकलता है उस मेड़ को चौक कर दो, बढ़िया बना दो, ताकि वर्षा का पानी तेजी के साथ बहे ना, बहे तो निथर करके बहे, कार्बन वहीं खेत में सेट हो जाए, फिर ऊपर से बह जाए, कोई बात नहीं। पहला काम करना खेत की मेड़बंदी। दूसरा, अभी देश का ये जब से हार्वेस्टर आया, अब देश में हो क्या रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पर। 40 साल पहले से हार्वेस्टर जो कंबाइन आती है, क्रॉप काटने की मशीन, क्योंकि लेबर की प्रॉब्लम हो गई गांव में, तो मेरे संज्ञान में करीब करीब 60% लोग अपनी क्रॉप को, धान हो, गेहूं हो, चना हो, उर्द हो, सोयाबीन हो, सारा हार्वेस्टिंग का काम कंबाइन से होता है, थ्रेसर से होता है। अब थ्रेसर ने ऊपर ऊपर का दाना काट लिया, बाल काट लिया, फिर शेष कचड़ा वहीं छोड़ दिया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी है और सॉइल में मॉइस्चर भी कम है, तो पदार्थ सड़ नहीं रहा और किसान को अगली क्रॉप बोनी है। क्या करता है, माचिस से आग लगा देता है। तो एक तो मेड़ ना होने के कारण आपका कार्बनिक पदार्थ बहता है, दूसरा जो कार्बनिक पदार्थ बढ़ना भी चाहिए उस पदार्थ में आप आग लगा देते हो, तीसरा वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। तो हमको खेत में ह्यूमस बढ़ाने के लिए कोशिश करें किसान, जितना भी चीज़ें मिल जाए आपको, जैसे फसलों का अवशेष तो मिलता ही है, एक क्रॉप में बीट सूखता है, तो आज जो बीडीसाइड आया है, बीडीसाइड क्या है कि प्री इमरजेंस, खरपतवार जमने के पहले ही मैंने डाल दिया, खरपतवार जमेगा ही। तो जब हम खरपतवार को मार देंगे, तो खरपतवार अगर उगता, थोड़ा सा बड़ा होता, उसको निराई गुड़ाई करते या उखाड़ लेते, पशुओं को खिलाते, फिर गोबर खेत को लौटाते, तो ह्यूमस बढ़ता। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन अक्सर करता हूं कि किसी भी पदार्थ को आग ना लगाएं, खेत की मेड़ पर फेंके ना, उसको बेचें ना। खेत से जो चीज़ें मिली हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें, कितनी चीज़ें मैं रिटर्न कर सकता हूँ। इस संसार में गिव एंड टेक का एक कानून है, को एग्जिस्टेंस का नियम है, कि हम अगर कुछ दे रहे हैं धरती को, तो धरती हमको देगी। पिछले 50 सालों से हमने धरती को कुछ देना ही बंद कर दिया। यानी कि गोबर की खाद डालेंगे नहीं, हरी खाद बोएंगे नहीं, खरपतवारों को मार डालेंगे, केवल एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी डाल के सोचेंगे हमको दे दे, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। और प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आधुनिक तकनीकियों के पास तो नहीं है। तो मैं सनातन कृषि की बात करता हूँ कि आपको धरती माता, इसको धरती माँ बोलता हूँ, धरती माता को आप देने की बात करिए, गिव एंड टेक। हमने दिया, उसने हमको लौटाया, हमने दिया, उसने हमको लौटाया। अभी देने वाला तो सिस्टम पूरा खत्म। तो एक तो धरती में जीवांश कार्बन बढ़ा करके 1% करना है, जो 0.3%, दो ही चीज़ों से बढ़ेगा। खेत की मेड़ बना लो ताकि कार्बन का पहले लॉस रुके, दूसरा उसमें जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ डाल सकते हो वो डालो। और पीछे कई सालों से जो मैंने पेस्टिसाइड डाल करके उसकी कार्बनिक पदार्थ को सड़ा करके, गला करके जीवांश में बदलने की जो मैकेनिज्म थी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो जो मैंने नष्ट किए हैं, तो इसके लिए जीवामृत डालिए। और जीवामृत का सीधा सिंपल है कि जंगल की मिट्टी में जो जीवाणु है वो इनाकुलेट कर लें। उसके बारे में मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत सारी वीडियो। तो एक तो सॉइल हो गई, दूसरा है क्लाइमेट। जैसे 3 पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसको क्लाइमेट से मिलेंगे। अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये 2 विषय ऐसे हैं जैसे हमारे वैज्ञानिक, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह देते हैं, भाई देखो जलवायु परिवर्तन के खतरे, तापमान का बढ़ना। तो सूरज ने अपनी तीसरी आंख को थोड़ी खोली है। क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, वहाँ चलो ना। तो सिंपल सी बात है,
जब जलवायु है, जल का मतलब है जलाशय, सरफेस वाटर, वायु का मतलब है जंगल। तो हमारे गांव के सरपंच को चाहिए कि नीतियों को भी चाहिए कि बहुत सारा पैसा हम गांव में देते हैं, लेकिन जलाशय पर जितना फोकस करना चाहिए। एक सरपंच को खड़ंजे पे, नाली पर, लेट्रिन पर, इस पर उस पर बहुत सारा फंड मिलता है। एक इस नीतियों को बोलना चाहिए कि जिस गांव में जलाशय नहीं होगा उस सरपंच को अब कुछ नहीं। पहले इस साल की पूरी पूंजी एक बृहद जलाशय बनाने में लगा, गांव का जलाशय। चूंकि किसान जो छोटे छोटे जलाशय बनाता है ना 20 बाई 20, उससे भला नहीं होगा। एक तो उसकी लिमिट भी कम है, बहुत छोटी छोटी ज़मीन है, किसान नहीं बनाना चाहता। लेकिन गांव में ग्राम समाज का एरिया है, पेरेंटल जलाशय का एरिया है, अगर उनको मैं पुनः से रिचार्ज कर दूं, पुनः से ठीक कर दूं, तो जल की सरफेस वाटर से और गांव के खलिहानों से जल वायु, जलाशय और जंगल से जलवायु बनता है। अब गांव में ना तो जलाशय ना गांव में कोई फॉरेस्ट एरिया, तो जलवायु परिवर्तन तो होगा, ठीक है ना। दूसरा, सूरज में जो ग्लोबल वार्मिंग, सूरज की ऊष्मा आज के 1000 साल पहले जितनी मिलती थी उतनी अब मिलती है, कोई ऊष्मा नहीं बढ़ गई है, ऊर्जा उतनी है। जलाशय टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता था और वनस्पतियां, जंगल उसकी ऊष्मा से फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बना देते थे। अब चूंकि जलाशय नहीं है, जंगल नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है, ठीक है ना। तो जलाशय बना करके और जंगल विकसित करके, यानी खेतों की मेड़ बना करके, हम कहते हैं खेत की मेड़ बन गई तो भी जलाशय ही है वो, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर कंजर्व हो गया। खेतों की मेड़ों पर पेड़ लग गए तो जंगल ही है। तो जलवायु तो मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ। फिर तीसरी चीज होती बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है कि अगर हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोते हैं तो सब लोग पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी हैं उनको आंखों से दिख रहा है कि यार ना तो तितली कहीं दिखाई देती है, ना मधुमक्खी कहीं दिखाई देती है, और आपने पर परागित फसल अपने खेत में बोई है। तो किसान कहता है साहब क्रॉप तो बहुत अच्छी थी, वेजिटेटिव ग्रोथ तक बहुत अच्छा था, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन साहब दाने कम पड़े। तो दाने को सिंपल सा, जिन जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो गया दाना पड़ गया, और जहाँ पॉलिनेशन नहीं हुआ वहाँ दाना नहीं पड़ा। तो ये बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है कि हमारे इस नेचर में, जहाँ मैं प्रकृति में रहता हूँ, यह नाना प्रकार के जलचर, नाना प्रकार के थलचर और नाना प्रकार के नभचर होने चाहिए। इसी का नाम बायोडाइवर्सिटी है। ऊपर जो मैंने बताया कि पहला हिस्सा है सॉइल, तो एक मैं किसानों को बताऊं मित्र, मैं अक्सर अपनी प्राकृतिक खेती के विषय को दर्शन से जोड़ देता हूं, धर्म से भी जोड़ देता हूं। कई बार लोग कहते हैं तुम खेती के मास्टर हो कि दर्शन और धर्म के हो। दरअसल खेती, दर्शन और धर्म एक ही विषय है। मिट्टी, जिसको हम सॉइल बोल रहे हैं बार बार, धरती माता, सॉइल, खेत, इतिहास पढ़ेंगे आप या चलिए साइंस पढ़ लीजिए तो सॉइल साइंस की जानकार कहते हैं, जो किताबों में लिखा गया है कि इस धरती के निर्माण में, जिस जमीन पर मैं खेती करता हूँ, इस लायक बनने में 3 करोड़ 40 लाख साल लगे हैं। इस जमीन को बनने में 3 करोड़ 40 लाख साल लगे, यानी 3 करोड़, पहले तो पत्थर की चट्टान थी, 3 करोड़ 40 लाख साल इसको बनाने में लगे। बनाया किसने? तो इस सॉइल को बनाया है छोटी छोटी ग्रासेस, छोटे छोटे जीवों ने, जिनको आज की तारीख में मैं इंसेक्टिसाइड ले करके, जिन इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड लेके मारने में लगा उन्होंने, और जिनको मैं वीड्स कह रहा हूँ उन खरपतवारों ने मिल करके सॉइल को बनाया। लेकिन आज दुर्भाग्य से हम इतना ज़्यादा पढ़ लिख गए कि हम इस नेचर का, इस प्रकृति का, प्रकृति की व्यवस्था का जो ज्ञान है
वो मैंने निकाल दिया और कुछ अक्षर अपने खुद लिखे और टेक्स्ट बुक बनाई और उसमें क्या क्या लिख दिया, इंसेक्टिसाइड, पीडीसाइड, फंजीसाइड, इस कीड़े को मारने के लिए ये दवा, इस रोग को मारने के लिए ये दवा, इस खरपतवार को मारने के लिए ये दवा। यानी मनुष्य ने एक अलग सृष्टि बना ली, उसके जीने का नजरिया ही अलग हो गया। वो प्रकृति की व्यवस्था के अधीन होकर के नहीं रहना चाहता है। प्रॉब्लम इसलिए है। तो मैं देश के किसान भाइयों से अक्सर कहता हूं कि पहला काम है बारिश का पानी खेत से बाहर न जाए, दूसरा काम है खेत की मेड़ों पर पेड़ होने ही चाहिए, तीसरा काम ये है कि जो भी रेजिड्यू आपके पास बचता है, फसलों का अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, उसको बहुत अच्छे तरीके से पवित्र भाव से खेत को लौटाने की परंपरा शुरू करें। और तीसरी चीज कि आपको कोई कितना भी बरगलाए, आप बीडीसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि सुनना मित्र, अगर हम परमात्मा की, प्रकृति की व्यवस्था को मारने का, नष्ट करने का प्रयास करूंगा तो मैं स्वयं नष्ट हो जाऊंगा, वो व्यवस्था तो मैं नष्ट नहीं कर पाऊंगा। और आज की तारीख में ये बात मैं कई बार वीडियो में पहले बोला हूं, आप दीमक को मारते रहे, दीमक आज भी है, केंचुआ मर गया। आप इल्ली को मारते रहे, इल्ली आज भी है, तितली मर गई। आप माहू को मारते रहे, माहू आज भी है, मधुमक्खी मर गई, मेंढक मर गया, चिड़िया मर गई। यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जो 84 लाख योनियों के वन वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियाँ, जिसमें ढेर सारा वनस्पति जगत है, ढेर सारा जीव जगत है। हम उस जीव जगत को, वनस्पति जगत को, जिसको प्रकृति ने बनाया, हम उसको मार रहे हैं और फिर धरती माँ की पूजा भी कर रहे हैं, धरती माता का जयकारा भी लगा रहे हैं, शिव भगवान में दूध भी चढ़ा रहे हैं, उनको धतूरा भी चढ़ा रहे हैं। खेती से बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। और खेती का धार्मिक अनुष्ठान है, वेद में लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती का जो भाव है, नेचुरल फार्मिंग, किसान खेती करते समय एक ही भाव रखे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और मेरे फोर फादर क्या कहते थे? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो किसान भाइयों, लालच बुरी बला, लोगों ने कहा लालच बुरी बला। लालच से बाहर आ जाने का नाम प्राकृतिक खेती है। प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में जीने का नाम प्राकृतिक खेती है। प्रकृति की व्यवस्था में जो पंच महाभूत हैं, देखिए आप, मैंने बीज बोया किसी जमीन में उगा, इनिशियल उसको कुछ पोषक तत्व तो जमीन से मिले, फिर जैसे ही 2 4 6 हरी पत्तियां हो गई, उसने कुछ भोजन सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं है, वनस्पतियां खुद अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं। आप देखिए ना, कितना संघर्ष कर रही हैं। तुम्हारी जमीन के भरोसे केवल नहीं है, हर वनस्पति अपनी ज़रूरत का 5% केवल सॉइल से लेती है, शेष 95% वो सूरज की रोशनी से बनाती है। ठीक है ना? जो नेचर का विज्ञान है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, पौधा ले लेता है, और पौधा मुझे क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। मैं वनस्पतियों को, सारे जीव क्या करते हैं? सारे जीव वनस्पतियों पर डिपेंड है। बकरी हो, खरगोश हो, मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, क्या खाते हैं? वनस्पतियाँ। वनस्पतियाँ किसको खाती हैं? वनस्पतियाँ प्योरली जो है ना, सूक्ष्म जीवों को खाती हैं, और वो भी मरे हुए। जैसे जब हम मर जाएंगे तो हमको वनस्पति नहीं खाएगी, पहले शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मरेंगे, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक छोटी सी 1 सेल की इकाई है, जब वो ब्लास्ट होती है तो उसके अंदर जीव द्रव्य निकलता है, उसी का नाम जीवांश है। इसलिए कहते हैं ना, मिट्टी में इतना जीवांश कार्बन है। तो जीव ने क्या खाया? कार्बन खाया। अभी हम कार्बन है कि पौधे की पत्तियां कार्बन है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वनस्पतियों के और जीवों के अंश को खाते,
और फिर ये अपना निछावर कर देते हैं, मर जाते हैं बेचारे, तो वो फिर ये वनस्पतियाँ खाती हैं। ये एक प्रकृति का नियम है, जीवे जीव आहार। इस संसार में जीव ही जीव का भोजन है। तो प्राकृतिक खेती में मैंने 3 चीज़ें बताई। सॉइल में जीवांश कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, जलवायु को कैसे ठीक करेंगे, तो मैंने 2 चीज़ें बताई। वर्षा का पानी खेत में रोकने से जल, और खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने का मतलब है वायु। और जो कूड़ा कचरा है वो सारा का सारा खेत में, यानी कि कार्बन डाला, जीवामृत जंगल की मिट्टी के द्वारा तैयार जीवामृत डाला, और इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, फंजीसाइड डालना बंद कर दिया। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। 2 साल 3 साल 4 साल आप करिए। अगली चीज़ क्या है कि जैसे आज प्राकृतिक खेती का विषय है, सोशल मीडिया में तो इतना लोग कहते हैं कि प्याज की नेचुरल फार्मिंग ऐसे करें, पपीते की नेचुरल फार्मिंग ऐसे करें, यानी 500 प्रकार की फसलें हैं तो 500 प्रकार की प्राकृतिक खेती के विषय है। फिर कन्फ्यूजन है। प्राकृतिक खेती प्याज की, गेहूं की, लहसुन की नहीं होती। प्राकृतिक खेती में पंचमहाभूत में जो धरती, पानी, हवा है उसका संरक्षण है, और बायोडाइवर्सिटी का संवर्धन है, यानी नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण, धरती की उर्वरता का संरक्षण, पानी का संरक्षण, और बायोडाइवर्सिटी का संवर्धन। केंचुआ हो, मेंढक हो, चिड़िया हो, इल्ली हो, तितली हो, मधुमक्खी हो, सब कुछ, सारे जीव बेनिफिशियल हैं। इस नेचर में कोई भी इकाई मनुष्य की दुश्मन नहीं है, हमने उसको दुश्मन माना है, ठीक है ना। तो हमारा कोई मित्र दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, हम केमिकल फार्मिंग करके हम सब के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और ध्यान रखना, जो परमात्मा के द्वारा रचित इकाइयों के साथ दुश्मनी निभाता है, तो फिर परमात्मा भी उसके साथ दुश्मनी निभाता है। सही बात है। जब तुम परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था के नहीं हुए तो परमात्मा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। इसलिए मित्र, हमें परमात्मा और भगवान प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करना चाहिए और उसके प्रति वफादारी निभानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में नाना प्रकार की इकाइयों की वजह से ही मेरा जीवन चलता है। और आज जाने अनजाने हम केमिकल लेकर के उन्हीं को मारने चले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके द्वारा जो किसान का प्रश्न था, किसानों को उत्तर मिला होगा। जी सर। नमस्कार।